आज है आपकी पॉलिटी की सेकंड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन भारत। और आज हम आपके लिए लाए हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान बना हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको बनाने का पूरा प्रोसेस और जो लोग इन्वॉल्व हुए थे वो सब आए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंडर। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो पहला आइडिया लेके आए थे वो आए थे एम एन रॉय। ठीक है, तो वनडे एग्जाम्स के हिसाब से ये परफेक्ट है। आपको बस लाइनें याद रखनी है किसका क्या था। आप बैकग्राउंड में आपको बताता चलूंगा, आप बस याद रखना। क्वेश्चंस इस तरह से ही फ्रेम होते हैं। एम एन रॉय आए थे, इन्होंने आइडिया लेके आए 1934 में। इस आइडिया को 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मान लिया था। हाँ ठीक है, कोई एक असेंबली होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और उसे आगे फॉरवर्ड करे। ब्रिटिशर्स ने माना था इसे अगस्त ऑफर में 1940 में। ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आई थी, इसको भाई लोगों ने वोट दे के जी मतलब वो इलेक्ट किया था। तो ये जो पब्लिक रीजन के थ्रू इसको डेलिब्रेट किया गया था, ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली लोगों को बोल दिया कि तुमको इसकी बात मानिए। इलेक्शंस हुए थे ना, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आई थी और उसने इसको डेलिबरेटली लोगों के रीजनिंग और वोट के थ्रू इलेक्ट हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर पहले कौन बने? बी एन रॉय। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन बने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एक मात्र एक ऐसा ही प्रोविजन था, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मतलब संवैधानिक रूप पे भारत का हर नागरिक वोट देने का अधिकार पाता है। हर नागरिक वोट देने का अधिकार पाता है। पहले ये मतलब 21 साल के भी था, अभी ये मेजरली 18 साल है। अब 18 साल का भारत का कोई भी नागरिक है, इंडियन सिटीजन, वो वोट दे सकता है। इस प्रोविजन को सिंगल एक ये प्रोविजन था जिसे बिना किसी वर्चुअली डिबेट के पास कर दिया गया। हाँ भाई, वोट देने का अधिकार तो पूरे देश को मिलेगा, हर सिटीजन को। बाकी काफी सारी डिबेट्स हुई थी हर चीज को लेके। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूट की पहली कि हाँ ये होना चाहिए, इसकी फॉर्मेशन कैसे बनेगी, ये सब आया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के थ्रू। और इस कैबिनेट मिशन प्लान में कैबिनेट मिशन प्लान में क्रिप्स, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, तीन ये मेंबर हैं। ये याद रखने हैं आपको, है ना। ये मेंबर इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पहला आइडिया, इसको ऐसे कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पहला पहला आइडिया जो दिया है, जैसे आइडिया दिया है एम एन रॉय ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने माना है 1935 में। ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट करा है अगस्त ऑफर के तहत। ये पब्लिक रीजन के थ्रू बना है। बी एन रॉय पहले इसके एडवाइजर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मात्र एक ऐसा प्रोविजन है, वन प्रोविजन, जिसको बिना किसी डिबेट के एक्सेप्ट कर लिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट किया गया, मतलब बनाया गया है। किसके तहत? कैबिनेट मिशन प्लान की तरफ बनाया गया। इसमें लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये तीन मेंबर्स थे। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ गया होगा। ठीक है। टोटल मेंबर कितने थे? 389 मेंबर्स थे। ब्रिटिश इंडिया से जो मेंबर्स थे वो 296 थे और प्रिंसली स्टेट के 93 थे। जैसे अब जब ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड था, इस समझ लो इसको। दो पार्ट में था। एक तो था ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया ये डायरेक्ट रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स पर डायरेक्ट रूल कर रहे थे। ठीक है। जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी, ये एक था प्रिंसली स्टेट्स। राजस्थान, गुजरात, जूनागढ़, ये सब जो भी प्रिंसली स्टेट में थे, इसमें थे राजा, मोनार्क। मोनार्क अपनी जनता को, जनता पर रूल कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं अपने सिटीजन्स पे, या जनता जो भी कह सकते हो आप। ये प्रिंसली स्टेट बस इनको टैक्स प्रोवाइड करती थी, टैक्स प्रोवाइड करती थी। ठीक है। बाकी और भी छोटे मोटे चीज़ थी कि भाई ब्रिटिशर्स आर्मी ऑफिसर्स रहेंगे, कंटोनमेंट रहेगी, ताकि आप किसी और आर्मी, क्योंकि इनकी पर्सनल आर्मी खत्म कर दी थी। आर्मी थी नहीं, ब्रिटिशर्स की आर्मी थी जो आर्मी थी। तो आर्मी रख नहीं सकते, और भी ट्रेड किससे डील करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें देखते थे ब्रिटिश। इनके पास कोई ना कोई अपना मेंबर रखते थे अपने कोर्ट में, राजा के कोर्ट में। तो दो भारत थे उस समय, प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया से जो लोग आए थे, ब्रिटिश इंडिया वाले मेंबर्स थे, वो थे 296। और जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे 93। ठीक है। सीट एलोकेट हुई है, एक सीट 1 लाख मेंबर पे, मतलब जो 1 लाख, सॉरी 10 लाख मेंबर पे
10 लाख मेंबर पे एक मेंबर रिप्रेजेंटेटिव होगा, 10 लाख पे एक मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा, 1 सीट 1 मिलियन पे। जनता जितनी भी होगी, मान लो एक एरिया में 10 लाख लोग हैं, ठीक है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव। इस तरह से सीट डिवाइड थी। उस समय तीन प्रिंसिपल कम्युनिटीज थी, मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल में आपके जैन आ गए, बुद्ध आ गए, हिंदू आ गए, बाकी सारी कम्युनिटी इसमें थी, बाकी मेजर दो कम्युनिटी ये थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पार्शियली इलेक्टेड थी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूंट के आधे मेंबर थे ये तो पार्शियली इलेक्टेड थे ना, और ये वाले रिप्रेजेंटेटिव नॉर्मली नॉमिनेट किए गए थे। राजाओं ने अपने अपने राजाओं ने जो लोग भेजे थे वो नॉमिनेट करके भेजे थे, वहां तो इलेक्शन हुआ नहीं था, तो इसलिए पार्शियली इलेक्टेड थी। और पार्शियली पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली नॉमिनेट थी। पार्शियली इलेक्टेड इसलिए थी कि ब्रिटिश इंडिया वाले तो नॉमिनेट होकर इलेक्ट होकर आए थे, ठीक है, और 93 जो मेंबर्स थे ये नॉमिनल थे, जो नॉमिनेट होकर आए थे, नॉमिनेट हो गए थे, तो इसलिए पार्शियली दोनों थी। मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट हुए थे, और प्रोविंशियल इलेक्शन से जो हुए थे वही थे, ऐसा नहीं था इनके लिए अलग से कोई मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे। जो प्रोविंशियल असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था, उसी इलेक्शन में जो लोग रिप्रेजेंट हुए थे, जो जीते थे, इलेक्शन जीते थे, वही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट बने थे। उस समय जो इलेक्शन हुआ था वो ऐसे आज की तरह नहीं था कि सबको इक्वल राइट्स थे। तब लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, कि मतलब कुछ लोग जिनके पास प्रॉपर्टीज है, जो अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वही लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। सारी जनता को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला था। एकमात्र जो हमारे हीरो थे, महात्मा गांधी जी, यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट नहीं थे, बाकी सब थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 11 सेशंस में कवर हुई थी। इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, ये पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको याद रख लेना। पहला सेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 में। फिर ऐसी प्रोविंशियल पार्लियामेंट बनी जनवरी में, और 26 जनवरी 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। टिल द न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1990, 1951 1952। देश आज़ाद हुआ है ऐसे समझ लो, आपको बहुत सिंपल समझा देता हूँ। 1947 में देश आज़ाद हुआ है। 1950 में 3 साल करीब, मतलब यही ना, तीन ऑलमोस्ट 3 साल हो गए थे। मतलब ये 24 नवंबर को बन गया था, पर इसको 26 जनवरी, 24 नवंबर 1949 में बन गया था, पर फिर भी हमने नवंबर दिसंबर और 3 महीने का वेट किया 1950 में, क्योंकि इस समय आपको पता है जवाहरलाल नेहरू ने, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो जवाहरलाल नेहरू ने हम पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी कि हम इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसी को, है ना, उसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि इतने दिन 3 महीने रोके गए, और 1950 में रिपब्लिक डे मनाया गया और हमारा संविधान बन गया और लागू हो गया। अब संविधान लागू हो गया तो चीजें भी तो सिस्टमेटिक करनी पड़ेगी, तो इलेक्शन करने पड़ेंगे। इलेक्शन हुए 1951 से लेके 1952 के बीच में इलेक्शन हुए, तो इस तरह से संविधान पूरा चला हमारा, और आज भी इलेक्शन चल ही रहे हैं। अब आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने काम कैसे किया। पहली मीटिंग हुई है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 में। मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि भाई हम अटेंड नहीं करेंगे। इस वजह से 211 मेंबर आए थे, टोटल कितने थे, 389 मेंबर्स थे ना, उसमें मुस्लिम लीग वाले मेंबर आए नहीं। भाई मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान बनाना चाहता था, तो पाकिस्तान चले गए थे काफ़ी सारे मेंबर्स, तो इसलिए बॉयकॉट कर दिया, तो 211 मेंबर ही आए। टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, और ये फ्रेंच प्रैक्टिस है कि जो सबसे बुजुर्ग है, सबसे आदरणीय है, ओल्डेस्ट मेंबर है, उसको हेड बना देते हैं, ताकि लोग उसकी सुने। जैसे बहुत बार इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी ऐसा किया गया है, जैसे दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया है। और आज भी जब हमारे पार्लियामेंट बैठती है, तो जो हमारा स्पीकर होता है, तो स्पीकर के लिए इलेक्शन होता है, तो नॉर्मली यही होता है कि जो पूरे असेंबली में सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है, इररिस्पेक्टिव किसी भी पार्टी का, उसको स्पीकर बना दिया जाता है। लेटर फिर इलेक्शन इलेक्शन, ये तो स्टार्टिंग की शुरुआत में बना दिया, फिर इलेक्शन हुआ और राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट करके प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। ये टेम्पररी प्रेसिडेंट है, याद रखना दोनों में, याद, ये टेम्पररी प्रेसिडेंट है, ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। दो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए, HC मुखर्जी और VT कृष्णमचारी, ठीक है, VT कृष्णाचारी। इसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम अपने संविधान को किस तरह का बनाना चाहते हैं। उसके लिए एक फ्रेमवर्क लेके आया कि हम ऐसा लाएंगे। ये कौन लेके आया? December 13 1946 में जवाहरलाल नेहरू लेके आए। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हम लास्ट आगे चल के
प्रियम्बल को ड्रॉ करते हैं, प्रियम्बल भी हम इसी से लेके आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट के, और उन्होंने धीरे धीरे ग्रेजुअली कॉन्स्टिट्यूशन को, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को ज्वाइन किया और हमारे संविधान बनाने में धीरे धीरे हेल्प करते रहे। मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग, उन्होंने इंडियन डोमिनियन में हटा के एक्सेप्ट किया माउंट बेटन के पार्टीशन वाले प्लान को जून 3 1947 में, और इसी के बाद हमारे रॉयट्स शुरू हो गए, दंगे शुरू हो गए, और जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया और हमारा ना चाहते हुए भारत दो भागों में विभाजित हो गया। अब कमेटी कौन कौन सी थी देखो, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस एमपी पीसीएस, इसमें तो कमेटीज के नाम भी आते हैं, मेंबर्स भी आते हैं, और कौन क्या वर्क कराता है ये भी पूछ लिया जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, और वनडे ये प्री में तो पूछा ही जाता है। बट जैसे वनडे एग्जाम्स हो गए, लेखपाल हो गया, पैट हो गया, बाकी एग्जाम्स में सीधे सीधे नाम आ जाते हैं, डिटेल्स नहीं पूछी जाती इतनी, है ना। तो मेजर जो कमेटी थी वो थी 8 थी, ठीक है। यूनियन पावर कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी ये सरदार पटेल को, इसलिए आगे चल के जो होम अफेयर थे वो सरदार पटेल को मिल गए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसके मेंबर्स तक के नाम पूछे गए हैं बहुत बार। ये थे अम्बेडकर, क्योंकि देखो सबने अलग अलग, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपने आप को डिवाइड कर लिया अलग अलग चीज़ों में, कोई फंडामेंटल राइट पे काम कर रहा है, कोई डीपीएसपी पे काम कर रहा है, कोई फ्लैग पे काम कर रहा है, कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम पे काम कर रहा है, इस तरह से अलग अलग कमेटी बनी। इन कमेटियों ने अपना मसौदा लेके आए और पार्लियामेंट में बैठ के डिबेट करते थे, कुछ चीज़ें पास होती थी, कुछ खराब कर देते, ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से सारी चीज़ों को लेके और उनको इकट्ठा करके एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाया और उसे पूरे बुक का फॉर्म दिया, ये काम करा था डॉक्टर अम्बेडकर ने, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी और ट्राइबल के जो राइट्स थे एरिया, उनको उनको देख रहे थे पटेल साहब, ठीक है। प्रोसीजर कमेटी के हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट्स कमेटी को हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और स्टीयरिंग कमेटी 8वां स्टीयरिंग कमेटी को हेड कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से आपके पास 8 कमेटी है। ज़्यादातर को तो याद करना ईजी रहेगा, क्योंकि इन सबको हेड करने वाले आपके मेंबर ये हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अंबेडकर साहब का एक अलग है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरदार पटेल 2 को कर रहे हैं, ये तीसरे को भी जवाहरलाल नेहरू कर रहे, तो इस तरह से आप याद करोगे तो ईजी हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट है नहीं ये, ठीक है। उसके बाद आता है माइनर कमिटीज, फाइनेंस स्टाफ को कर रहे थे जब राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंशियल कमेटी को हेड कर रहे थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, होम कमेटी को हेड कर रहे थे बी पिताबी सीतारामैया, ऑर्डर ऑफ हाउसिंग बिजनेस कमेटी को कर रहे थे एम के मुंशी, एडहॉक कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग को कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद, कमेटी ऑफ फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, इसको फंक्शन कैसे करेगा कॉन्स्टिट्यूट, उसको कर रहे थे जीबी मालवंकर, कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस पीवी सीतारमैया, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ फाइनेंस प्रोविंसेस के भाई फाइनेंस के कैसे प्रोविजंस होंगे वो कर रहे थे लनिनी राजन शंकर, पर ये मेंबर नहीं थे, बट इनको फाइनेंस की बहुत समझ थी, फाइनेंस एडवाइजर भी रहे हैं, तो ये फाइनेंस की बहुत समझ थी, इसलिए इनको ये हेड करने देते थे। लिंग्विस्टिक प्रोविंस को हेड कर रहे थे एस के धर, ये भी मेंबर नहीं थे। एस के धर कमेटी आई, जैसे अब आप पढ़ोगे कि देश जब आज़ाद हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई, तो सबसे बड़ा ये अभी भी चल रहा है कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, तो सबने बोला वो हिंदी होनी चाहिए, पर साउथ की काफ़ी सारे, सबसे पहले आंध्रा में बोला कि नहीं हिंदी नहीं होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तो इंग्लिश को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कहा कि जब तक हिंदी को हम प्रमोट करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, और सब लोग जब एक्सेप्ट नहीं कर ले तब तक हम बिजनेस ऑपरेशंस के रूप में काम करेंगे इंग्लिश पर। जैसे आज भी आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी ऑफिशियल्स में इंग्लिश कंपलसरी है कि आप इंग्लिश में ही बात करोगे, ठीक है। और लोकल लैंग्वेजेस को भी हम प्रमोट करेंगे। तो जो धार कमीशन आई थी इसने हिंदी को प्रमोट करने के लिए बात की थी। स्पेशल कमेटी आई थी एग्जामिन करने के लिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को जवाहरलाल नेहरू ने। प्रेस गैलरी कमेटी आई थी उषा नाथ सेन ने। एडॉक कमेटी ऑफ सिटीजनशिप एस वादाचारी, ये भी मेंबर नहीं थे। तो अब ये याद रखना कौन कौन मेंबर नहीं था और कौन किसका हेड था, ये याद रखना। अब ड्राफ्टिंग कमेटी को समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कमेटी बन जाती है, ठीक है। और इसके हेड क्या कैसा काम था सब देखते हैं। अमंग ऑल द कमिटीज सबसे इम्पोर्टेंट है ये, और इसने पिवटल कमेटी भी थी, क्योंकि यही सारे डिबेट्स को हैंडल ओवर करती थी, और क्या कौन सा प्रोविजन किसके बाद आएगा, किस तरह से सिस्टमेटिक काम होगा, ये ड्राफ्टिंग कमेटी कर रही थी। सेटअप हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी, 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, याद रखना, और 7 मेंबर के नाम भी याद रखेंगे, इसमें से कुछ मर गए फिर उसके बाद दोबारा नए मेंबर ऐड हो वो भी याद करने हैं।
अगस्त 29 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी है। इट वाज अ इट वाज इट्स कमिटी इंटरेस्ट द ट्रस्ट टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। मेंबर कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये चेयरमैन थे। एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सैयद सलाउद्दीन, एन माधव राव। एम माधव राव को रिप्लेस कराया किसने? बी एल मित्तर ने। ठीक है, बी एल मित्तर ने, क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो एन माधव राव और बी एल मित्तर। ठीक है, ये याद रखना, 7th मेंबर। फिर टी टी कृष्ण स्वामी कृष्णमचारी, टी टी कृष्णमचारी, इनको रिप्लेस किया है डीपी कथन ने, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी। तो अब ये हमारे हो गए 8th मेंबर। ठीक है। एक को रिप्लेस कर दिया गया है, माधव राव को, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, बी एल मित्तर द्वारा। टी टी कृष्णमचारी, उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए रिप्लेस किया है डीपी कैथन ने। तो इस तरह से हमारे हो रहे हैं 8 मेंबर्स। ठीक है। और वैसे मेंबर कितने? 7। ड्राफ्टिंग कमेटी ये कंसिडर कर रही है प्रपोजल वेरियस कमिटीज का। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश हुआ है फरवरी 1948 में। भारत के पीपल ऑफ इंडिया हैव 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज द अमेंडमेंट। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी prepared सेकंड ड्राफ्ट एंड पब्लिश इन अक्टूबर 1948। फरवरी में पहला कराया, फिर दूसरा कराया, मतलब सबने अपने रिपोर्ट्स दे दी, उनको ड्राफ्ट करके दिखाया कि भाई देखो ऐसा हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर उसमें डिस्कशन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, फिर दूसरा ड्राफ्ट बनाया कि भाई दूसरा ड्राफ्ट बनाया अक्टूबर में। ड्राफ्टिंग टुक लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से कम में इन्होंने ये कंप्लीट कर दिया था। और ड्राफ्ट कंप्लीट करने में इनको 141 डेज लगे थे। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस, 3 चेंजेस हुए। असेंबली जो थी वो फुली सोवरेन थी, फ्री एंड एब्रोगेट एनी लॉ। मतलब जब इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया, उसने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एक पावर दी कि भाई तुम फुली सोवरेन बॉडी हो, तुम्हें किसी भी कंट्री, किसी भी ब्रिटिश पॉलिसी या किसी अदर पार्टी की सुनने की जरूरत नहीं है। आप एब्रोगेट हो, फ्री हो, आप अपने कंट्री के लॉ अपने हिसाब से बना सकते हो। सेम पावर दी गई थी पाकिस्तान को भी, क्योंकि पाकिस्तान डिवीजन हुआ था हमारे भारत से। दो सेपरेट फंक्शन कर रही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, संविधान बनने में लगा 1950, ये इस ड्यूरेशन में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बल्कि भारत को भी संभाला, है ना। तो भारत को संभाला और देश को कॉन्स्टिट्यूशन बना के भी दिया। तो दो तरह से काम कर रहे, एक तो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम किया है, और एक कॉन्स्टिट्यूंटिव बॉडी की तरह काम किया। जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी, तब जीवी मालवंकर इसको हेड करते थे। और जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी की तरह मिलती थी, तो राजेंद्र प्रसाद उसे हेड करते थे। पहली पार्लियामेंट फ्री डोमिनियन इंडिया की दो फंक्शन करे, और करा कब तक था? 26 नवंबर 1949 तक। तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। बस 3 महीने बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट किया है। मुस्लिम लीग ने अपने मेंबर्स विड्रॉ कर लिए, है ना। मुस्लिम लीग ने कहा भाई हम तो नहीं जाएंगे आपके साथ। तब जो स्ट्रेंथ आ गई वो 299 हो गई थी, और एक्चुअल स्ट्रेंथ थी 389। कैबिनेट मिशन के प्लान, कैबिनेट में 3 मेंबर थे, याद अभी मैंने बताया था, वही चीज है। फंक्शन क्या था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने फंक्शन क्या क्या करा? पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ऑर्डिनरी लॉ बनाई। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा, कॉमनवेल्थ में अपने आप को इम्प्लीमेंट करा। जब कॉमनवेल्थ क्या था कि ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की कंट्रीज पर रूल किया था। ऐसा बोला जाता है, सन्स नेवर नेवर सेट्स सन नेवर सेट इन ब्रिटिश रूल, है ना। तो जो भी कंट्री एक टाइम पे ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर में थी, उन सब ने एक ग्रुप बना लिया, उसको बोला कॉमनवेल्थ। आज भी कॉमनवेल्थ गेम होते हैं ना, वो वही कंट्रीज हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश के अंडर गुलाम रही हैं। हमने फिर नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा जुलाई 22 में, नेशनल एंथम अडॉप्ट करी जनवरी 24 1950 में, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट करा जनवरी 24 1950 में। पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने हमारे राजेंद्र प्रसाद, जनवरी 24 में। प्रियम्बल जो बना है एंटर कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऑलरेडी नेट करा था फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने अभी बताया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया है, कि हमारा एक प्रियम्बल बनाया, जिसको हम आईडी कार्ड भी बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं। वो जब बना, तो उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी झलकती है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट छब बन गया था, इनेक्ट हो गया था 26 नवंबर 1949 में। जब ये बना था, तब एक तो इसके पास प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे,
ठीक है, और 8th शेड्यूल थे तब जब बना था। फिर इसमें एज पर टाइम बहुत सारे चेंजेस आए, और आज हमारे देश में मतलब 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, प्रियम्बल है, फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में ऐड की गई, शेड्यूल हमारे 12 कर दिए गए, अमेंडमेंट्स तो 100 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से चेंजेस आ गए। अब आपको मैंने पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि भाई 26 नवंबर को 1949 में बन गया था, 26 जनवरी 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ। तो जो जनवरी दिसंबर, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीने का हमने ऑलमोस्ट वेट करा। क्यों वेट करा? इसके पीछे ये था कि 1930 में पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, लाहौर सेशन में। उस समय इन्होंने बोल दिया था कि हम देश को आज़ाद कर रहे हैं और हम 26 जनवरी तक का आपको टाइम दे रहे हैं, इस पे हम, अगर आपने, ब्रिटिशर्स ने हमारी बात नहीं मानी तो हम देश को इंडिपेंडेंस घोषित कर देंगे। तो सिर्फ इस दिन को रिसेंबल करने के लिए, यादगार के तौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 3 महीने और वेट किया, तो इसी दिन हम अपने देश का संविधान लागू करेंगे। क्योंकि आज़ादी तो भाई हमें 1947 में मिली है ना? तो अब 17 साल बाद आज़ादी मिली है, तो क्या करते, फिर करना पड़ता है। क्रिटिसिज्म भी हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बहुत ज़्यादा, अलग अलग फिलोसफर्स, कॉन्स्टिट्यूंट एक्सपर्ट ने क्या, सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, क्योंकि जो भी इलेक्शन हुआ था उस समय, एक तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ठीक है, और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं था, कि सारे लोगों ने इक्वल बेसिस पे वोट नहीं दिया था। दूसरा बोला गया कि भाई कांग्रेस का डोमिनेंस रहा है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग ही थे सारे मेन करता धरता उस समय। उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई, उन्होंने ही इलेक्शन लड़े, और वही जीत के बना, वही जीत गए। तो इन्होंने बोला भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही सब कुछ दबदबा रहा है। 82% सीट जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत ली थी। कॉन्स्टिट्यूशन अन इंडियन है, सेल्विश लिमिटेड है वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो ये बोला है कि अन इंडियन है, मतलब इंडियंस ने अपना कुछ नहीं बनाया, वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, और उसकी जो लिमिटेशन को हटा के उसे अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया है। टाइम कंज्यूमिंग बताया कि जब भाई तुमने सबसे मांग के ही काम कराया, बोरो कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है हमारा, काफ़ी सारी चीज़ें हमने बोरो की हैं। एक तो 1935 के एक्ट से ही बहुत सारा कुछ हमने बोरो किया है, कि जब तुमने सब बोरो ही किया फिर भी तुमने बनाने में 3 साल ले लिए, टाइम कंज्यूमिंग बहुत लिया, ऑलमोस्ट 3 साल का टाइम ले लिया। दूसरा बोला गया है एलिफेंटेज साइज और कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज को बहुत बड़ा बना दिया है, लेंदी बना दिया है, इतना सारा बना दिया है, और जिसकी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो बनाने वाले थे सब लॉयर थे, लॉयर्स की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती है, वो रूल्स को उस हिसाब से मोल्ड करते हैं। अन गांधीयन का भी टैग लगाया कि भाई गांधी की जो फिलोसफी थी ना वो उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की है, बहुत कम की है, साइडलाइन कर दिया गया है। कम्युनिस्ट को अपोज किया गया है, और पूरी कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट की। ये सब इसके क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। एक नई नई क्लास में मैं नया लेके आऊँगा, इसके बाद वाला हम सेशन शुरू करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी इसको देख रहे हैं, आपको जो भी मेरी क्लास में अच्छा या बुरा लग रहा हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ और बेहतर कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।